हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं जैव अणु आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। उस फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में पढ़ाया था। जितनी भी फुल इन्फॉर्मेशन है, जो थ्योरी वाला जो टॉपिक, जो मतलब थ्योरी वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने कंप्लीट करा दी हैं। तो आपने अगर वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर उस पहले पार्ट को देख जरूर लेना। जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा बहुत अच्छी बात है। और बोर्ड एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि इधर आप देखकर जाओगे उधर आप बोर्ड एग्जाम बैठोगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस नजर आएंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से 7 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो आपको बता दें, पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया, आज मैं पढ़ाऊंगा प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपको 1 नंबर से लेकर 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर दिलाने में सक्षम है। कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजी वाले बच्चों तक जरूर पहुंचा देना, जिससे उनको फायदा हो सके। ठीक है, चलो मैं आपको हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स, तो ये नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे इस प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। इनका अणुभार सामान्यतः 10,000 से अधिक होता है। कितना होगा? 10,000 से अधिक होगा। वास्तव में प्रोटीन बहुलक होते हैं, जिनकी एकलक इकाइयां अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं। तुमसे पेपर में आ सकता है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो बोलेंगे अल्फा एमिनो अम्ल से। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। एमिनो अम्ल इकाइयां एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। ध्यान रखिएगा, पासे प्रोटीन और पासे पेप्टाइड। तो पेप्टाइड बंध जो मिलेगा वो प्रोटीन के अंदर पाया जाएगा। दो एमिनो एसिड्स आपस में जिस बंध से जुड़ी रहती हैं, उसी बंध को पेप्टाइड बंध बोला जाता है। तो प्रोटीन आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। मैं आपको फिर पढ़ाता हूं प्रोटीन के स्रोत। जिससे हमको प्रोटीन प्राप्त होगी वही प्रोटीन के स्रोत कहलाएंगे। तो यहां पर हमारे पास है दालें। तो कोई सी भी दाल क्यों ना सही, हमारी भाषा में काली दाल, नीली दाल, पीली दाल, है ना, हरी दाल, ये सब दालें जो होती है, मूंग मसूर, जितनी भी दालें होती हैं, सब में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ठीक है। दूध, शाम को पता होगा कि रात के समय में मुख्यतः जितने भी बॉयज वगैरह होते हैं या काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, डेली दूध पीते हैं। लेकिन कुछ लड़कियां दूध नहीं पीती। लड़कियों को दूध पीना कम पसंद होता है। मुझे कमेंट करके बताना किन किन लड़कियों को दूध पीना पसंद नहीं है। मैंने सुना है, मैंने बहुत से बच्चों से पूछा भी है, तो बहुत से कहते हैं सर हम दूध नहीं पीते। कारण चलो देख लेते हैं। अंडा, अंडा के अंदर प्रोटीन होती है। तो जिम करने वाले व्यक्ति तुमने देखे होंगे, जिम करने के आते हैं भाई साहब 8-8, 10-10 अंडे खा जाते हैं। क्यों? जिम करके आए हैं तो भाई साहब उनके बॉडी को जरूरत पड़ती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन वो अंडे के माध्यम से लेते हैं। अगला है मूंगफली। तो आपको बता दें, मूंगफली 100 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो मिल रही है अभी मार्केट में। जाइए भाई साहब, डेली डेली आप रात को सोने से पहले या खाना खाने के बाद एक मुट्ठी अगर आप लोग मूंगफली खा लेते हैं ना, तो तुम्हारे शरीर के अंदर अलग ही गर्मी रहेगी और आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो नहीं सकती, क्योंकि प्रोटीन जो है वो गरीबों का बादाम कहलाता है और इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अगला है मांस। तो बहुत से लोग मुल्ला जी की बिरयानी खाने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग पता नहीं कौन कौन सी बिरयानी खाते हैं, कौन कौन से लेग पीस वगैरह खाते हैं, पता नहीं क्या खाते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि इसमें प्रोटीन होता है। भाई मेरा मानना, मैं पर्सनली मानना मेरा ये है कि भाई आप अपने स्वाद के लिए, अपने जीव के लिए, अपने प्रोटीन लेने के लिए इन चीज़ों को खाना बंद करिए। ये बिल्कुल गलत है। आप देखो, सोच कर देखियो कि वो अभी हंसता खेलता जीव था, तुमने अपने स्वाद के लिए उसको काटा, मारा और खा गए। आपको बता दें, डोडो पक्षी था, डोडो पक्षी को चबा गए हम सारे के सारे। आज के समय में मनुष्य कुछ भी मिलता है, चाहे सांप मिले, चाहे चमगादड़ मिले, चाहे चूहा मिले, चाहे खरगोश मिले, चाहे कछुआ मिले, चाहे कबूतर मिले, चाहे कोई सा भी जीव मिल जाए, भाई सब मार के चबा जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, उनको भी पूरा जीने का हक है। तो कृपया करके अगर प्रोटीन चाहिए तो सोयाबीन वगैरह खा लो, विभिन्न प्रकार की दालें खा लो, मूंगफली खा लो, बादाम खा लो। इनमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं को खाएंगे तभी प्रोटीन आपको प्राप्त हो। ठीक है। आगे है मछली। तो इनमें भी बताया जाता है कि इनमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है। आपको बता दें, बहुत ज़्यादा मछलियों को, बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को मारा जा रहा है। आप एक बार सर्च करके देखना कि मुर्गी पालन किस तरीके से होता है, मुर्गी में किस प्रकार से मुर्गियों को मारा जाता है, किस तरीके से अंडे लिए जाते हैं। जिन
मुर्गियों की क्षमता होती है कि एक साल में 15-20 अंडे देने की, उनसे इंजेक्शन लगा लगा कर भाई साहब 300 अंडे लिए जाते हैं। तुम सोच कर देख लो कितना गुनाह हो गया। तो आपको बता दें, जब मुर्गी पूरी तरह से बेकार हो जाती है तो उसे मार के काट के फिर उसे मार्केट में भेज देते हैं, उससे भी चबा जाते हैं। बहुत गलत हो रहा है। तो आपको बता दें, कोशिश कीजिएगा कि आप मांसाहारी ना बनकर आप शाकाहारी की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, प्रोटीन अगर चाहिए तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगले नंबर का है हमारा प्रोटीन के महत्व, कार्य या उपयोग। तुमसे प्रोटीन के महत्व पूछे, प्रोटीन कार्य पूछे या प्रोटीन उपयोग पूछे तो ये सब एक ही चीज है। ठीक है, शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चा बढ़वार पर होता है ना, तो जब बच्चा बढ़वार पर होता है तो उसे प्रोटीन की मात्रा जहाँ चाहिए, दूध अच्छी मात्रा में पिलाओ। जब आप भोजन अच्छी तरीके से नहीं दे पाते तो आप उसको हम क्या दे देते हैं, शायद आपको पता होगा, हॉर्लिक्स वगैरह दे देते हैं, प्रोटीन एक्स वगैरह दे देते हैं। ठीक है, बादाम वगैरह खिलाते हैं। ऐसा करने से शरीर की ग्रोथ अच्छी होती है और शरीर की जो मांसपेशियां उनका विकास अच्छा होता है, उतक अच्छे बनते हैं। ठीक है, आगे शरीर में उपापचय क्रिया में एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, अतः सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम किस चीज के बने होते हैं, तो एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। और ये एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रिया बॉडी के अंदर जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं में एंजाइम का अहम योगदान होता है। और जो भी हम भोजन को डाइजेस्ट करते हैं वो भी एंजाइम के द्वारा होता है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी हम दावत खाने के लिए जाते हैं तो खूब खाना पीना खाए आते हैं और खाना खाने के बाद क्या भाई नाक तक बढ़ गया है ना, सांस नहीं ली जाती बहुत से लोगों को, इतना खाना खाए आते हैं। फिर क्या करना चाहिए उनको, कुछ काम नहीं करनी, जाओ दुकान पर सतमोला या हाजमोला लो, मुंह में डालो, चूसो उसे और उसके बाद में मुंह में लार बनेगी, लार को पी जाओ, वो अंदर जाकर भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करेगी, हो गया काम खत्म। तो आपको बता दें, मुंह में जो लार बनती है, आमाशय के अंदर जो जूस वगैरह बनते हैं, आंतों में जो जूस बनते हैं, उनमें एंजाइम होते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो सभी एंजाइम जो है ये प्रोटीन के बने होते हैं। यह हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो आपको बता दें, जितने भी जिम करने वाले व्यक्ति होते हैं या जो वर्जिश करते हैं, कसरत वगैरह करते हैं, उनको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए जिससे कि शरीर के टिश्यू का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। आगे, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर मान लीजिए आप मूंगफली अच्छी मात्रा में खा लेते हैं तो आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खाया तो ऊतकों का निर्माण करेगी, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी देने का भी काम करती है जब अधिक मात्रा में हम इसे ले लेते हैं। अगला, प्रतिरक्षी तथा इंटरफेरॉन दो सुरक्षात्मक प्रोटीन हैं। तो पेपर में आएगा दो सुरक्षात्मक प्रोटीन बताओ, तो इंटरफेरॉन जो होती है वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती है। ठीक है, और ये आइसेक्स और लिंडलमैन इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखिएगा। और प्रतिरक्षी को हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, और एंटीबॉडी जानते हो बीमारी से लड़ने का काम करती हैं। वृद्धि हार्मोन जिसको ग्रोथ हार्मोन बोल रहे हैं वह इंसुलिन शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। तो वृद्धि हार्मोन हमारे यहाँ से निकलता है, यहाँ से मतलब ब्रेन के अंदर एक पीयूष ग्रंथि होती है जो सबसे छोटी मटर के दाने के आकार की होती है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ से ग्रोथ हार्मोन निकलता है और ग्रोथ हार्मोन शुद्ध प्रोटीन का बना होगा। जब ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज्यादा बन जाता है तो भाई साहब इंसान बन जाता है खली जैसा, और जब ग्रोथ हार्मोन की बहुत कमी हो जाती है तो बन जाता है भाई साहब राजपाल यादव जो ना छोटा सा गड्ढुआ सा जो है वो बन जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है इंसुलिन। तो हमारे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज बीमारी हो जाती है, और इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिका की लैंगरहैंस दीपिकाओं से निकलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है रेशम में फाइब्रोइन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होगी, फाइब्रोइन प्रोटीन। ठीक है, एक मिनट किसी का फोन आ रहा है। जब वीडियो बनाने बैठते हैं ना तब फोन ज्यादा आते हैं, वैसे फोन आया ना है। तो रेशम में फाइब्रोइन प्रोटीन होगी, तो जिससे रेशम के धागे वगैरह बनती है, फिर रेशम की साड़ी वगैरह बनती है, पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर का आपका है प्रोटीन के प्रकार। इंपोर्टेंट है प्रोटीन के प्रकार।
रासायनिक संगठन या घुलनशीलता के आधार पर या आणविक संरचना के आधार पर, ये दो प्रकार से लिए गए हैं मैंने, ठीक है। पहला है सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन में आता है एल्ब्यूमिन। दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन, इसमें आएगा न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन जब आपस में मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाता है। अगला है व्युत्पन्न प्रोटीन, जिसमें पेप्सिन है। पेप्सिन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, और एक पेप्टोन्स आता है। आणविक संरचना के आधार पर तो ये हमारे दो प्रकार के हैं, रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन में केराटिन प्रोटीन आएगा, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होगा वो एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज वगैरह जो होते हैं वो आणविक संरचना के आधार पर ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। इनको हम डिटेल में अभी जानेंगे तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। पहले मैं आपको पढ़ाता हूं, ये पेपर में आप लोगों के 2 से 3 नंबर में आते हैं कि रेशेदार प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या अंतर होता है, ये पूछा जाता है, तो आप जवाब देना तसल्ली से। रेशेदार प्रोटीन, इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक ही अक्ष के चारों ओर व्यवस्थित होती हैं और एक दूसरे से प्रबल हाइड्रोजन बंध एवं डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये प्राय जल में अविलेय होती हैं, मतलब इनको जल में हम घोल नहीं सकते। जैसे अल्फा क्रिएटिन देखना चाहते हो, कौन का बता मुझे, कौन अल्फा प्रोटीन देखना चाहता है? तो ये मेरे जो बाल दिखाई दे रहे हैं, जो जुल्फें दिखाई दे रही हैं, ये अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन से मिलकर बनी है। नाखून दिखाई दे रहे हैं, अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन के बने हैं। चोंच दिखाई देती है, अल्फा क्रिएटिन। सिंग दिखाई देते हैं, अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन। तो ये है। अब तुम सोचो मैं बाल को पानी में घोलूं और ये घोलने की कोशिश करूं, घुल जाएगा क्या? ना घुलेगा, तो जल में अवलेय है। मायोसिन, ये हमारी मांसपेशियों के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। इलास्टिन, ये भी मिलती है हमारी मांसपेशियों में। कोलेजन प्रोटीन, ये भी हमारे मांसपेशियों में मिलते हैं, मतलब शरीर के अंदर ही ये प्रोटीन पाई जाती हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। ग्लोबुलर देख लीजिए भाई साहब, ग्लोबुलर प्रोटीन, ये प्रोटीन गोलाकार होगी, गोलाकार से बना है ग्लोबुलर। वह दृढ़ होती हैं, दृढ़ आप जानते हैं, इनमें कुंडली श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये जल में विलेय होती हैं, विलेय का मतलब जल में ये घुल जाती हैं। जैसे पेप्सिन, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है। ट्रिप्सिन, ये भी एक एंजाइम होता है, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी प्रोटीन को पचाता है। हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन होती है जो हमारे खून के अंदर पाई जाती है, जिसके कारण जो खून होता है वो लाल रंग का पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन आरबीसी के अंदर पाई जाती है। आरबीसी हमारे खून की एक कोशिका का नाम है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की विभिन्न संरचना, तो प्रोटीन की कई सारी संरचना है, वो देखेंगे हम। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्लों के जुड़ने का एक विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक 1 डिग्री संरचना कहलाता है। अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की संरचनात्मक इकाई कार्बोहाइड्रेट की संरचनात्मक इकाई मोनोसैकेराइड होती थी, उसी तरीके से प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई अल्फा एमिनो अम्ल होता है, ठीक है ना। चलो, यदि हमारी अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है, आपको शायद पता होना चाहिए, पता नहीं है तो हम बता देंगे। पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंधी होता क्या है? जब समान या असमान एमिनो अम्लों के 2 अणु आपस में संगनित होते हैं, तब एक अणु का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अणु के एमिनो समूह के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे एक एमाइड बंध CONH, ये जो है एमाइड बंध कहलाता है, बंध स्थापित हो जाता है। इसे ही पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो एमाइड बंध को ही पेप्टाइड बंध कहते हैं, जो कि एमिनो अम्लों के मिलने से बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एमिनो अम्लों से बनता है प्रोटीन, ये भी ध्यान रखना। एमिनो अम्लों में परस्पर संगनन से बने उत्पाद को पेप्टाइड कहते हैं, और पेप्टाइड से ही बनेगा पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से ही बनती है प्रोटीन। तो आपको बता दें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर में आता है ये, ठीक है। चलो, आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर पेप्टाइड बंध देख रहे होंगे आप लोग।
NH2CH2COOH, तो ये कार्बोक्सिल हो गया CH CH3NH2COOH, ठीक है। तो यहां पर ये दो एमिनो अम्ल जो है जब आपस में जुड़ेंगे तो आपको बता दें H2O मतलब जल का एक अणु तो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। जैसे ये बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा NH2CH2CO और इधर से बन जाएगा NH, ये रहा CONH, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को बोलेंगे पेप्टाइड बंध, ठीक है ना। ये बन जाएगा ग्लाइसिल एलेनिन, ठीक है। तो आपको बता दें दो एमिनो अम्ल आपस में जिस बंध से जुड़े होते हैं उसी को पेप्टाइड बंध कहते हैं और पेप्टाइड बंध प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। आगे बढ़ो, देखो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। यह संरचना दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली होगी अल्फा हेलिक्स। यह संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेच के समान मुड़ी रहती है। दक्षिणावर्ती पेच जो होता है उसके समान मुड़ी रहेगी। इसमें प्रत्येक एमिनो अम्ल अवशिष्ट का NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित CO समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। अल्फा हेलिक्स संरचना को 3 से 6 तेरह हेलिक्स भी कहते हैं क्योंकि हेलिक्स के प्रत्येक घुमाव में 3 से 6 एमिनो अम्ल अवशेष रहते हैं। हेलिक्स विभिन्न भागों में CO तथा NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध द्वारा 13 सदस्यीय वलय बनाता है। वलय का मतलब एक जो गोलासा जो होता है, केमिस्ट्री में तो हमने पढ़ा होगा वलय जो होता है, ठीक है। आपको क्या काम करना है, इसका भी भाई वो ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थ्योरी है भाई, थ्योरी तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, इसमें ज्यादा कुछ वैसा कुछ है नहीं खास। आगे बढ़ो, ये आपको दिख रहा होगा दक्षिणावर्ती पेज के समान तो मैं दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये आपकी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये हाइड्रोजन बंध है, तो ये प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है आपके सामने, ठीक है। ये अल्फा हेलिक्स वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बीटा प्लेटेड शीट संरचना। इस प्रकार की संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुली हुई अवस्था में एक दूसरे के पार्श्व में, पार्श्व का मतलब साइड में स्थित होती हैं तथा परस्पर अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़ी होती हैं। अतः इस प्रकार की संरचना वाली प्रोटीन मुलायम होती हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका भी जल्दी से जल्दी, इंपोर्टेंट पार्ट है, जल्दी ले लो। ये आपके सामने जो संरचना है भाई, संरचना बनाइएगा, वैसे बनाना बस, ठीक है। देख लो, पर यहां पर आपको हाइड्रोजन बंध दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन बंध दिखाई दे रहे हैं, ये खुली हुई अवस्था दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये प्रोटीन की बीटा से रिलेटेड वाली संरचना है जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। दिख रहा है बीटा चपटी चादर संरचना वाली। आगे प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध एवं आयनिक बंधों की उपस्थिति के कारण विशेष प्रकार के मोड़ों एवं लूपों का निर्माण हो जाता है, तब प्रोटीन की तृतीयक संरचना बनती है। तो ये वाले जो मैं संरचना बताई है इन पर बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, जो पेपर में आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं क्या आएगा। ये छपेगा प्रोटीन का विकृतीकरण, टिक लगा लेना इस पर, ये 101% छपेगा, देख लेना चाहो। देखो प्रोटीन का विकृतीकरण, जब प्रोटीन को हम गर्म करेंगे या अम्ल क्षार से क्रिया कराएंगे तो इसकी तृतीयक संरचना विघटित हो जाती है और कुंडलित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला खुल जाती है, लेकिन प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। यही कारण है कि अधिक ताप पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं और प्रोटीन की जैविक सक्रियता क्षीण हो जाती है। प्रोटीन का विकृतीकरण का मतलब है, फिजिक्स में विकृति शब्द सुना होगा आपने, कि प्रोटीन की संरचना में बदलाव का आ जाना।
आपको बता दें इसमें तृतीयक संरचना तो विघटित हो जाएगी लेकिन प्राथमिक संरचना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बता दें, आपने देखा होगा कि अंडा, कच्चा अंडा है, कच्चे अंडे को तोड़कर देखेंगे तो लिक्विड सा निकलेगा, लेकिन जब उस अंडे को हम उबाल देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण हुआ या नहीं? प्रोटीन के अंदर कैसिन प्रोटीन पाई जाती है, पता होगा, दूध के अंदर मिलती है। दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन, दूध लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन जैसे हम उसमें लैक्टिक बैक्टीरिया डाल देते हैं, दही का तोड़ डाल देते हैं थोड़ा गुनगुने दूध में, तो वो जम जाता है, अर्ध ठोस अवस्था में पहुंच जाता है। जब दूध के अंदर तुम नींबू नहीं छोड़ देते तो दूध फट जाता है, अम्ल से क्रिया कराई तो फट गया। तो आपको बता दें, अम्ल क्षार से जब क्रिया कराई जाती है, प्रोटीन को जब गर्म किया जाता है तो प्रोटीन की संरचना में बदलाव आ जाता है। इसी को प्रोटीन का विकृतीकरण कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए देखो, अंडे को उबालने पर उसकी सफेदी का जमना या दूध का दही में जमना, ये प्रोटीन की विकृतीकरण का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ संरचना, जब दो या अधिक तृतीयक संरचना वाली प्रोटीन परस्पर क्रिया करती हैं तब प्रोटीन की चतुर्थ संरचना बनती है। हीमोग्लोबिन अणु में, हीमोग्लोबिन जानते हैं खून में मिलता है, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 अल्फा जिसमें 141 एमिनो अम्ल होंगे, 2 बीटा 146 एमिनो अम्ल होंगे, आपस में जुड़ी होती हैं। इनमें 574 एमिनो अम्ल विन्यासित होते हैं। इन दोनों को जोड़कर 2 से जब गुणा करेंगे तो 574 ही आएगा, आप गुणा करके देख लेना। ठीक है ना, तो चतुर्थ संरचना होती है जब प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से चतुर्थ, ये सब संरचना बनती रहती है। प्रोटीन की 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। आप इनका रिवीजन अच्छी तरीके से करके जाइएगा, हो सकता है पेपर में ये आने की संभावना इनकी है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। आपको आगे बढ़ने से पहले हम कुछ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, देखिएगा और मुझे जवाब आप ही देना। प्रोटीन में 2 प्रकार की द्वितीयक संरचना पाई गई है, जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट संरचना है। अल्फा हेलिक्स संरचना जिसके द्वारा स्थायित्व प्रदान करती है वे हैं, क्या सब पेप्टाइड होगा, वान डेर वाल बंध होगा, हाइड्रोजन बंध होगा, या द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। आप मुझे इसका जवाब कमेंट में जरूर बताएंगे। ये प्रश्न को देख लीजिए और यहां पर देख लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में। चलो मैं एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं, सुन लेना बहुत ध्यान से, चाहे बायोलॉजी वाले बच्चे हों चाहे केमिस्ट्री वाले बच्चे हों, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आए और आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उन प्रश्नों को जरूर करना जो 2020 में 2022 में आ चुके हैं। ये 2 वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, प्लस 23 वाले भी इंपोर्टेंट रहेंगे। और किसी भी प्रश्न के पीछे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी एक्सरसाइज इंटेक्स वाला लिखा हुआ हो, 100% बोर्ड एग्जाम में वो छपेगा। बात में नहीं तो इन पर आप फोकस सबसे ज्यादा करके जाइएगा। ठीक है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बाकी के क्वेश्चन को इग्नोर कर देना, इन्हें इग्नोर मत करना, क्योंकि ये पेपर को टफ बनाते हैं। पेपर की लैंग्वेज यहीं से टफ आती है। देखो 2020, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है? एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम पासे प्रोटीन, और प्रोटीन से एमिनो अम्ल को कौन बनाएगा? पेप्सिन एंजाइम। 2020 में आया है और ये मैंने अभी तुमको बताया भी था प्रोटीन जब पढ़ा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई है। 2023 आपको मैंने बताया था कि एमिनो अम्लों से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो एमिनो अम्ल जो होगी किसकी संरचनात्मक इकाई होगी? प्रोटीन की। देख पा रहे हो? नहीं, जो 2023 में ट्रेंडिंग में आए हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाया कि थ्योरी जो आपने पढ़ी है उसमें से ही आपका आंसर पूछा जा रहा है, और बहुत आसान है भाई। बस ये है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। अच्छे तरीके से ऐसा है कि जो बताया गया है, जो सिखाया गया है, वो सीखना चाहिए। जब तुम सीख जाओगे तब तुम्हारे आंसर सही जाएंगे। ठीक है, आओ 2023 देख लो। 2023 पॉलीपेप्टाइड क्या है? उदाहरण से बताओ। 10 से 100 तक एमिनो अम्ल इकाई से बना हुआ पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। तो कुछ है थोड़ी है, 10 से 100 के बीच में जो पेप्टाइड होंगे उन्हीं को पॉलीपेप्टाइड बोल दोगे। बहुत सारे हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड के अणु भार की अधिकतम सीमा
10,000 होती है। पॉलीपेप्टाइड के निर्माण के समान तथा भिन्न एमिनो अम्ल भाग ले सकते हैं। यहां पर ग्लाइसिन दे रखा है ना, यहां ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है ये वाला, यहां पर आपके सामने एलिलिन है, ठीक है, और यहां पर ये वाला सेरिन है, ये सब एमिनो अम्ल हैं। देखो प्रोटीन क्या है, इसके महत्व का महत्वपूर्ण उपयोग बताओ। 17 में और 16 में प्रोटीन क्या है बता दिया, उपयोग भी बता दिए। हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, तो प्रोटीन के कार्य मैंने प्रोटीन जब पढ़ाया था तभी मैंने पढ़ा दिए थे। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के प्रमुख कार्य बताओ, 2020 में है, बता चुका हूं। प्रोटीन के 2 कार्य आराम से बता दोगे। मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण जस्ट अभी पढ़ाया है मैंने। प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या 2022 पढ़ा चुका हूं। प्रोटीन के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी, अभी मैंने बहुत सारे प्रोटीन के उपयोग बता रखे हैं। प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 2023। अब तो समझ में आ गया होगा कि जो मैंने प्रोटीन पढ़ाया, प्रोटीन के विकृतीकरण, प्रोटीन का महत्व, प्रोटीन क्या है, ये कितनी बार पेपर में आ चुका है, और थ्योरी आप आराम से कर दोगे, मुझे भरोसा है आप पर। चलो ये देखो पेप्टाइड क्या है, 2020 2017 में ये भी आ चुका। पेप्टाइड कुछ भी नहीं है, बता चुका हूं मैं, ठीक है, पेप्टाइड बंद बता दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ संरचना 2019 अलग अलग तरीके से प्रोटीन के बारे में यहां पर बहुत बार पूछा चुका है। प्रोटीन क्या होते हैं, तृतीयक संरचना, हमारे शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है, प्रोटीन क्या है, इसके प्रमुख स्रोत, मानव शरीर में क्या इसकी उपयोगिता है, तो डिटेल में मैं आराम से आपको सब कुछ बता चुका हूं। और आप देख पा रहे होंगे 2023 2020 प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, ये सब पेपर में आ चुके हैं, जो कि अभी आप लोगों ने पढ़े थे। 23 में भी आ चुके हैं। जो बच्चे ने अच्छे तरीके से जैव अणु को पढ़ा होगा वो 5-5 नंबर बड़े आराम से लेकर बैठा होगा। जैव अणु में सुन लीजिएगा एक महत्वपूर्ण बात, एक लॉन्ग आंसर जरूर आता है जैव अणु से, और लॉन्ग आंसर आता कहां से, या तो कार्बोहाइड्रेट से, या प्रोटीन से, या अगला नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको कल, ठीक है, कल मैं पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पार्ट, उसका नाम है एमिनो एसिड, डीएनए आरएनए वगैरह, वहां से आता है। और जस्ट अभी मैं आपको एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, छोटा सा टॉपिक, ज्यादा बड़ा नहीं है, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल जो होते हैं उन्हें भी देख लो। एमिनो अम्ल, इनमें एमिनो मतलब NH2 तथा कार्बोक्सिलिक COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, मतलब प्रोटीन जो बना होगा वो एमिनो अम्ल से मिलकर बना होगा। इस संख्या में 20 होते हैं। CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है, जब मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा और NH2 समूह जोड़ दूंगा तो बन जाएगा एमिनो एसिटिक अम्ल NH2CH2COOH, जिसमें एमिनो और कार्बोक्सिलिक समूह, एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह होंगे तो बोलेंगे एमिनो अम्ल, ठीक है। एमिनो अम्लों का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। देखो ग्लाइसिन NH2CH2COOH, इसमें एक ही NH2 समूह है, एक ही कार्बोक्सिल समूह है, तो ये संतुलित हो जाएगा, उदासीन हो गया। अम्लीय एस्पार्टिक अम्ल COOH CH2CH COOH, यहां पर जुड़ा हुआ है NH2, तो COOH और COOH, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें 2 हैं, एमिनो समूह इसमें 1 है, इसलिए इसमें अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी। क्षारीय लाइसिन NH2CH2CH2CH2CH2CH COOH और NH2, तो यहां पर NH2 यहां पर NH2 और NH2 इसमें 2 हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें 1 है, इसलिए इसमें क्षारीयता का गुण इसमें ज्यादा होगा, इसलिए क्षारीय माध्यम कहलाएगा, ठीक है। एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन में संबंध, अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलीकरण से प्रोटीन प्राप्त होते हैं। अल्फा एमिनो अम्लों के परस्पर बहुलीकरण से पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। जिन पॉलीपेप्टाइड का अणु भार 10,000 से अधिक होता है उसी को हम प्रोटीन बोल देते हैं। तो एमिनो अम्ल का प्रोटीन का घनिष्ठ संबंध है, प्रोटीन का निर्माण जो होगा वो एमिनो अम्लों से ही होगा। एमिनो अम्ल जो होते हैं ध्यान रखना 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, जिसमें कि सबसे पहला है आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है। तो
आपने देखा कि आवश्यक एमिनो अम्ल में वे अल्फा एमिनो अम्ल जो जीवों के स्वास्थ्य तथा उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं परंतु शरीर में संश्लेषित नहीं होते, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। आवश्यक का मतलब जो शरीर में मेरे नहीं बनेगा वही की उसी की तो आवश्यकता है, समझो इस बात को। तो आवश्यक एमिनो अम्ल वो होंगे जो मेरे शरीर के अंदर नहीं बनेंगे। कौन कौन से नहीं बनेंगे? तो आप बोलेंगे वैलिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, ल्यूसिन हो गया। तो ये 3 प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, मतलब 3 के नहीं और भी बहुत होते हैं, 10 होते हैं, ये टोटल होंगे 20 में से 10 नहीं बनेंगे, तो वो होंगे हमारे आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, अगला है अनावश्यक एमिनो अम्ल। वे अल्फा एमिनो अम्ल जो जीवों के स्वास्थ्य तथा उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल होंगे। तो ऐसे समझ लो कि जो मेरे शरीर के अंदर खुद बन जाएंगे, शरीर में खुद बन रहे हैं तो उनकी मुझे आवश्यकता नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? अनावश्यक एमिनो अम्ल बोलूंगा मैं। ठीक है ना, आपको बता दें एग्जांपल देख लो, ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, एस्पार्टिक अम्ल हो गया, ये हमारे हो जाएंगे अनावश्यक एमिनो अम्ल। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूरा छपेगा, टिक कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट डाल के। ठीक है, एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति। तो देखना एमिनो अम्लों में विद्यमान COOH समूह, ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि एमिनो समूह NH2 क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी कारण ये सामान्यतः कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा अमीनो की भांति व्यवहार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों होंगे। आगे देखो, जलीय विलयन में इनमें उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है, मतलब प्रोटॉन निकालेगा, जबकि एमिनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। ग्रहण करने का मतलब है यहां ये जो प्रोटॉन उसने निकाला था उसे अवशोषित कर लेगा, आपसे मतलब उसे ग्रहण कर लेगा। इसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन बनता है जिसे उभयनिष्ठ या ज्विटर आयन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्विटर आयन किसे कहते हैं? ज्विटर आयन को स्पष्ट करो, बहुत पूछा जाता है। यह उदासीन होता है परंतु इसमें धनावेश तथा ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं। ये अम्लों एवं क्षारों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये एमिनो अम्ल है, यहां पर जो OH है तो O जो होगा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन निकलेगा वो यहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें यहां पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आ गया और यहां पर NH3 के ऊपर, यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इसको हम बोलेंगे ज्विटर आयन। ऐसा आयन जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पाए जाते हैं उभयनिष्ठ आयन या फिर ज्विटर आयन हम उसे बोल देते हैं। ठीक है, ये एलिनिन की संरचना है, देख लो कभी कभी पेपर में आ जाती है। कल मैं आप लोगों को यहां पर देख लो एमिनो अम्लों की, देखो एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति व्याख्या 2018, ज्विटर आयन 2014, ज्विटर आयन पर संक्षिप्त टिप्पणी 2013। कितनी बार पूछा जा चुका है ज्विटर आयन? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करके जरूर जाइएगा इससे। ठीक है, आपको बता दें न्यूक्लिक अम्ल को मैं अगले पार्ट में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आज हमारी जो वीडियो है यहीं तक रहने वाली है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट का पार्ट पढ़ा चुका हूं, उसे देख लेना, और अगला पार्ट जो आने वाला है वो न्यूक्लिक अम्ल का आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय एंड